सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का इस वक्त महाज गर्म हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो भी कश्मीर में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा भी कश्मीर में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा भी इस वक्त भरपूर किस्म की मुहिम चलाए हुए हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में। आज कुछ ही देर पहले मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर हैं, वो इलेक्शन को जो लीड कर रही हैं, इन जलसों को, उन रैलियों को लीड कर रही हैं। तो आज 2 जलसे उन्होंने वो रखे हुए थे। कुछ ही देर पहले उन्होंने खिताब में इमरान खान को कश्मीर फरोश तक कहा है और कश्मीर के मामले के हवाले से बड़ी खुलकर उन्होंने कहा कि कश्मीर फरोशी के बाद क्या मुंह लेकर इमरान खान अब कश्मीर में आएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल है। जो कुछ मकबूजा कश्मीर के साथ हुआ है, पहले मकबूजा कश्मीर के साथ हुआ है और अब यही कुछ वो आज़ाद कश्मीर के साथ करना चाह रहे हैं। बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात वो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इमरान खान पर लगा रही हैं। मामला ये है कि अब ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और इतने सख्त किस्म के अल्फाज कश्मीर के अंदर बैठे हुए ये बात हो रही है और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात के साथ साथ ये बात की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ कि मोदी को साड़ियाँ और तोहफे आप भिजवाएं, अपने बच्चों की शादियों पर उनको आप बुलाएं और आप कश्मीर फरोशी के इल्ज़ाम हमें दे रहे हैं। बार बार ये इल्ज़ाम भी हो रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, वहाँ पर खुलकर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात की जाती है, भारत के ख़िलाफ़ बात की जा रही होती है, लेकिन अभी तक किसी जलसे में मरियम नवाज साहिबा मोदी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाती और बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है मरियम नवाज साहिबा पर कि शायद वो अपने ताल्लुकात और अपने जो घरेलू मामलात हैं उनके साथ उस वजह से वो बात नहीं करती है। बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात तीनों जानिब से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इस वक्त क्या सियासी जो बन रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर का मंजरनामा, उस पर बात होगी। हमारे साथ राना अरशद साहब पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राना साहब से आगाज़ करते हैं। राना साहब, मकबूजा कश्मीर का इलेक्शन है, इलेक्शन के सिलसिले में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून जिस किस्म का बयानिया मकबूजा कश्मीर के हवाले से बना रही है, इलेक्शन के अंदर मरियम नवाज साहिबा, अपोजिशन का हक़ है खुलकर तनकीद की जाए हुकूमत पर, हुकूमत वक्त पर, लेकिन जिस किस्म का बयानिया आप बना रहे हैं कि कश्मीर हाथ से निकल चुका है, कश्मीर के मामलात ख़त्म हो चुके हैं, ये पूरे एक रियासती बयानिया के बिल्कुल मुखालिफ है। यानी कि आप ये समझते हैं, आपकी कायद ये समझती हैं कि मकबूजा कश्मीर अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे हाथ से जा चुका है, पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो शिकस्त खा चुका है इस सारे अमल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा कौमी इशूज़ पर बात करने का मौका देते हैं और आप क्योंकि ख़ुद बड़ी फ़हम व फ़रासत रखते हैं। मरियम भी वही बात की जो आज कश्मीरी बात कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान कम्युनिटी और जो कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं वो बात कर रहे हैं। आज 703 दिन हो गए हैं कश्मीर पर कब्जा किए हुए और इमरान खान नियाजी कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा और मोदी कहता था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा कर दूंगा। तो फिर वही हुआ जो इमरान खान के दोस्त मोदी ने कहा और मोदी ने जुल्म किया। आज कश्मीर में बसने वाली बेटियां, बेटे और नौजवान और बुजुर्ग ख्वातीनों, मर्द जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो मुदस्सिर इकबाल साहब, मुझे बताएं कि जब इमरान खान ने फैसला किया कि हर जुमा वाला दिन जो है आधा घंटा या घंटा
वो रैली निकालेंगे, वो जुलूस निकालेंगे, वो उनके साथ अजहारे हमदर्दी करेंगे, तो फिर वो क्यों बंद हुआ? इसलिए बंद हुआ क्योंकि जब ट्रंप ने कहा कि मैं सालसी करूंगा, तो फिर इमरान नियाजी साहब जब अमेरिका से वापस आते हैं और रात को 2:30 बजे इस्लामाबाद जलसा करते हैं और कहते हैं कि एक कप था 1992 वाला और एक आज मैं अचीवमेंट लेके आया हूं और ट्रंप को सालसी मुकर्रर कर दिया है, तो ट्रंप ने हमारे कश्मीर का सौदा कर दिया। और ट्रंप को सालसी मानने वाले इमरान नियाजी और पीटीआई की हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ ने तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएनओ में जाकर बुरहान वानी की शहादत राना साहब फिर ये इल्ज़ाम क्यों हो रहा होता है कि आप जो है मरियम नवाज साहिबा वो इतने जलसे पर जलसा कर रही हैं, वहाँ पर इमरान खान पर तो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है, और जो जुल्म कश्मीर में ढाने वाला एक मरकजी किरदार है नरेंद्र मोदी, उसका नाम भी नहीं लेते। ये आप पर क्यों इल्ज़ाम फिर हो रहा है? हम कहते हैं कि मोदी एक दरिंदा है। हम कहते सर राना साहब आप तो कि कहते मोदी हैं, एक आप तो सर जालिम हमारे है। प्रोग्राम्स में भी और- बैठ कर कहते हैं, आपका तो आप तो मुदस्सर हमेशा भाई- से कहते हैं राना साहब, आप तो मुदस्सर हमेशा से इकबाल कहते हैं साहब- यहाँ लीड मरियम मुदस्सर- नवाज साहिबा कर रही है ना। मुदस्सर इकबाल साहब, यही बात तो मरियम बीबी ने की कि कलभूषण को हमने पकड़ा और इमरान नियाजी साहब मारे मारे फिर रहे हैं उसकी वकालत किए हुए अदालतों में उसको रिलीफ देने के लिए। यही बात तो ऐसे इकबाल सर कर वो रहे हैं। आप पर ये यही- इल्जाम होता है यही कि बात वो तो वो शहबाज बात शरीफ ये कर करते रहे हैं हैं। आधा, और आप अपने घर में बुला लेते हैं। आप पर ये इल्जाम लगाती है हुकूमत के मेरे पार्टियां, भाई, और ये मुदस्सर बिलावल भुट्टो साहब- साहब कहते हैं, बिलावल हाँ। भुट्टो साहब कहते हैं मोदी का यार आपके कायद के लिए जिंदाल के मुदस्सर आने साहब की मुझे बातें बिलावल भुट्टो आधा साहब मिनट- कहते हैं। सर अच्छा मैं मुदस्सर सहर साहब- कामरान साहिबा आधा हमारे मिनट, साथ सिर्फ आधा मिनट प्लीज सर मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि शामिल गुफ्तगू आप भी हैं सर, हम भी हैं साथ, गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ के होते हुए तो मोदी या इंडियन हुक्मरानों को जुर्त ना हुई कश्मीर पर हमला करने की। ये इमरान खान आते हैं तो कश्मीर का सौदा होता है, कश्मीर को सही बेच दिया गया। हम ठीक। कश्मीर को बेचने नहीं सहर देंगे। कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सहर कामरान साहिबा, इस वक्त जो कश्मीर का इलेक्शन है उस इलेक्शन में हुकूमत को ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कश्मीर का सौदा हो गया है। बात बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं, मरियम साहिबा भी कर रही हैं, वहाँ से भी इल्ज़ामात हो रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इस कश्मीर के इलेक्शन में बाकायदा ये तासुर बन गया है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ जा रही है कि कश्मीर जो है वो बस ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम हार चुके हैं मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हर तरह से। ये तासुर अपने इलेक्शन के लिए क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस अहम सब्जेक्ट पे मुझे मौका दिया कि मैं बात करूँ। देखिए, हम पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसका क़याम जो है वो कश्मीर फौज से हुआ। हम जो है ना सिर्फ कश्मीरी हम जो अवाम है, हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, उनके हक़ खुद इरादियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, बल्कि हमारा ये बिलीफ है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। मैं आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो तारीख़ी जो है वो खिताब याद कराती चलूँ कि अगर 100 साल की जंग भी लड़ना पड़ी तो हम जंग लड़ेंगे। तो बात यह है कि जो हमारी शहरक, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि वो शहरक हमारी ख़त्म हो गई। हाँ, हमारा कंसर्न है इस हुकूमत के रवैये पे, इस हुकूमत की हैंडलिंग ऑफ कश्मीर अफेयर्स पे। उसकी वजह ये है कि हमें लफ्ज़बाजी तो नज़र आती है, जैसे आपको जो है वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नजर आते हैं। ऐसे ही मुझे आपको याद कराना होगा कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब जब गए थे अमेरिका के दौरे पर और वो उस मीडिएशन पे जो है तस्करा था कि जी वो अमेरिका मीडिएशन कर रहा है और वो कह रहे थे कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, और ये उन्हीं का बयान था कि जी मोदी जो है वो इलेक्शन जीते। तो ये देखें, ये तमाम बातें हैं ऐसी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन तमाम बातों के बाद मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद, इमरान खान के अमेरिका के दौरे के बाद, उस सो कॉल्ड मीडिएशन के बाद भारत ने कश्मीर पे आर्टिकल 370 को रिवोक करके उसकी जो जो है खुद मुख्तारी थी उसके ऊपर हमला किया। ठीक है, उसके स्टेटस को चेंज किया। वहाँ पर जो है उसने जो है वो भारतीयों को
मौका दिया कि वो जायदादें खरीद सकें। वहाँ पर जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं उन पर जुल्म और जबर बढ़ गया। और इन पूरे हालात के अंदर जो हमें हुकूमत की जो पेशरफ नज़र आती है वो बहुत सतही और सिर्फ गुफ्तगू तक और कुछ तकारीर तक नज़र आती है, ना हमें वो एक्टिव डिप्लोमेसी नज़र आई जिससे हम ये कहें कि आपने जो है वो दुनिया के जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वहाँ पर आपने जाके अपने केस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, या आप OIC कंट्रीज के तमाम हेड ऑफ द स्टेट से या उनके वजीर खारजा से मिले, या आपकी आवाज़ जो है वो इतनी बुलंद थी। आपने तो एक कौमी यकजहती इस मसले पे पैदा करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान अहमद न्याजी ने ऐलान किया कि वो हर जुम्मे को आधा घंटा खड़े होंगे। उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया कि बाय पाकिस्तान की सियासी क़यादत या पार्लिमानी क़यादत भी हो। उन्होंने वो उसको जो है वो एक खाली एक जो है ना सिम्बॉलिक, वो शायद थोड़ी देर को खड़े हुए होंगे, फिर वो जुम्मे भी गए तो खड़ा होना भी गया। तो लगता नहीं है कि जैसे एक अजीब किस्म की खामोशी है। लगता नहीं है कि कल आप ये देखें कि बुरहान वानी की बढ़ती थी, मुझे बताएं ना कि क्या किया है, क्या कोई हमें ऐसे कोई बयानात नजर आए हैं, या हमें कोई ऐसी सिफारतकारी नजर आई है, या हमें कोई ऐसी पेशकदमी नजर आई है। मुझे तो सवाल ये कि लफाजी के कुछ नजर नहीं आया। नहीं, बुरहान वानी की बरसी पर दफ्तर खारजा में बाकायदा तौर पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट किया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि दफ्तर खारजा की जानिब से। आप बताएं कि अगर अब मसला ये है कि हम कश्मीर का मुकदमा म्यूजिक कंसर्ट और गानों से और नगमों से लड़ रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब से ये बात कर लेते हैं कि शोहदा की और कश्मीरी मुजाहिदों की तस्दीक न करे, मेरी उन बहनों की तस्दीक न करे जो कि जो है भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही हैं, ये ना करें। आपकी सिफारतकारी अगर कश्मीरी नौजवानों की जद्दोजहद आज़ादी अपनी तरफ, और लेकिन ये इस वक्त हुकूमत का जो काम है वो, और जो अपोजिशन का इस वक्त इलेक्शन के सिलसिले में इल्ज़ाम है वो इस वक्त खासा बड़ा एक मुख्तलिफ सूरत बनाए हुए हैं। नदीम कुरैशी साहब, मरीम नवाज साहिबा ने कहा इमरान खान साहब कश्मीर फरोश हैं। कश्मीर फरोश क्या मुँह लेकर अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में करने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज साहबा का प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे सियासी खानदान से हैं कि जिन्होंने हमेशा खरीदो फरोख्त के जरिए पहले अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन किया, फिर पॉलिटिक्स में आए, वहां भी खरीदो फरोख्त की छांगा मांगा से शुरू हुए आज तक, और फिर सियासत को बाकायदा एक कारोबार का रख दिया। तो उनकी बात को अगर कोई शख्स समझ सकता है तो वो बड़ी खुशसलूकी से समझ सकता है जो 85 से पहले इस फैमिली के हालात से वाकिफ है। मैं समझता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोटा में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिस गैर रिवायती अंदाज में उन्होंने कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की, पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया। और ये कोई गैर अहम बात नहीं है लोगों को ये कहना कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम उसके साथ ताल्लुक खराब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे कहा। और फिर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ कश्मीर इसके ऊपर माजी में कोई इस्लामी मुल्क खड़ा नहीं होता था। मलेशिया, तुर्की, दीगर इस्लामी ममालिक सब लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, कश्मीरी बहन भाइयों की हमायत में खड़े हुए, उस कानून साजी के खिलाफ खड़े हुए जो मोदी ने की, वहां की अक्सरियत को अक्सरियत में तब्दील करने की साजिश। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम सब लोग जो कौमी सलामती के इशूज हैं, हम उन पर भी अपनी चीप पॉलिटिक्स करके दुनिया को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है हम उस पर भी इकट्ठे नहीं है। हम उन मुजाहिदीन के खून के साथ उनके खून को जाया करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमें इतनी मॉरल जरूरत नहीं है कि हम ये कह सके कि हाँ जी हमारा भले अपोजिट है, भले हमारी सियासी मुखालफत है इंटरनली, लेकिन वो शख्स अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज बुलंद किए हुए है। तो मेरा तो प्रॉब्लम मरियम नवाज की स्पीच नहीं है। मैंने तो ये देखना है बहन भाई, मकबूजा कश्मीर की वादियों में मुकैयद वो लोग जो पिछले 74 साल से हालत में जंग में है और पिछले 6-7 साल से और बिलखुसूस मोदी के फाशिस्ट एक्ट के बाद ज्यादा तकलीफ में है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। इंटरनेशनली आप देख लें, जहां जहां कश्मीरी बहन भाई पूरी दुनिया में आबाद है, उन्होंने हर जगह इमरान खान की इस बात को न सिर्फ पजीराई दी, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि हमें इमरान खान की सूरत में
अब एक रोशनी की उम्मीद नजर आई है। मैं समझता हूँ नदीम साहब, लेकिन आप पर इल्जाम है कि सफारती सतह पर आप कुछ कर नहीं पाए हैं। देखें, कुछ कर नहीं पाए हैं, ये इल्जाम है इस हुकूमत पर। देखिए इल्जाम तो लगाना बड़ा आसान है मेरे भाई, किसी शख्स पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। आप मुझ पर कोई बात धर दे, मैं आप पर कोई बात कह दूं, ये एक और चीज है। हमने देखना ये है कि पिछले 3 साल में जिस तरह से पूरी दुनिया ने वो G20 के मुमालिक हो, G10 के मुमालिक हो, दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वो OIC हो, हर जगह पर कश्मीरी बहन भाइयों के हक के खुददारियत को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया गया, बल्कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से लेकर और बड़े बड़े यूरोपीय मुमालिक के जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के, सब लोगों ने हमारे इस मौके को तस्लीम किया कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है, कश्मीर को UNO की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक। नदीम साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया गया, आप इस चीज़ को लेकर आए। मैं सर कामरान साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक सवाल भी जिम्मे ले, फिर मैं राना साहब के पास आता हूँ। राना साहब से कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि आप इनकी कश्मीर इशू पे संजीदगी इस बात से अंदाजा कर लें कि इस पर जो अहम मीटिंग हुई, वजीर आजम साहब इससे भी गायब रहे। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो वजीर इन्होंने बनाया है कश्मीर का, अली अमीन गंडापुर, उसका माजी, उसका किरदार, उसका करैक्टर, उसकी खरीदो फरोख्त, अभी ये इन्होंने खरीदो फरोख्त किया तो मेरे सामने वो वायरल वीडियो आ गई जिसमें वो नोटों की गड्डियां बांध रहे हैं। चीज अगर हम सामने रखें और ये भी देखें कि पिछले 3 साल में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की और भारत की तारीख में, कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी गई। तो जो कश्मीरी हमारे बहन भाई दुनिया में जिन जिन जगहों पर हैं उन्होंने आवाजें बुलंद की, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तो बताएं कि एक एटमी कुव्वत, एक दुनिया की बड़ी फौज रखने वाला मुल्क, वहाँ से हमें ये आवाज सुनाई दी कि जी एटमी प्रोग्राम खत्म भी किया जा सकता है। वहाँ पर जो है हमें ये कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आया। वहाँ हमने क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी मीटिंग कर ली, हमने आलमी रहनुमाओं को बुला लिया, कोई हमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा, हम तो OIC के वज़ीर खारजा को इकट्ठा उस तरह से नहीं कर पाए जिसकी बात भी की जा रही थी, और फिर कोविड के बाद कर दी। राना साहब, इंडिविजुअल बिल्कुल सही। जी राना साहब, मुदस्सर साहब, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब दिसंबर 2015 में गए थे मोदी को मिलने, और किस हैसियत में गए थे और क्या एग्रीमेंट करके आए थे, आज उस पर अमल होता नजर आ रहा है। ये बताएं कि वो शहद वाला वजीर जो कहता था कुलभूषण चला गया है, भाई कुलभूषण को सजाए मौत क्यों नहीं दी जा रही? हमें ताने देने वाले, हमने तो कुलभूषण को पकड़ा, और जो इंडियन पायलट हमलावर होता है जिससे पिस्टल बरामद होता है, तो नियाजी साहब के पांव कांपने लगे और विद इन 24 आवर्स उसको चाय पिलाकर वापस भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हमारे रिटायर्ड कर्नल, हमारे सैकड़ों लोगों को जो सरहदों से पकड़कर वो ले गए, वो वापस नहीं आते, लेकिन इमरान खान साहब उनको वापस देते हैं। फिर इमरान खान ने असेंबली में बात करके 22 करोड़ आवाम के सर झुका दिए कि मैं मोदी को फोन करता हूं, वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करते। और जब 2015-16 में मियां नवाशी साहब जाते हैं UNO में, बुरहान वानी की शहादत का जिक्र किया, वहां बैठकर जॉइंट सेशन कौमी और सेनेट का बुलाया, और आकर पूरी दुनिया में इंडिया के इशू पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन भेजे, और ये बताएं कि इन्होंने, जिसने जान अल्लाह को देनी थी अफरीदी साहब ने, और जिसने 20 किलो हीरोइन राणा सनाउल्लाह खान साहब पर डाली, अब उसको दूसरा टास्क कश्मीर का दे दिया ताकि जो कहें वो होता रहे। ये मियां मिट्ठू बनकर कश्मीर की सौदेबाजी हमें बर्दाश्त नहीं। और ये देखें कि ये राजा फरूक पर अगर वो लाहौर में मीटिंग करते हैं तो उन पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज करके पूरी कौम को क्या पैगाम देते रहे कि राजा फरूक जो कश्मीर के वजीर आजम हैं उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये इमरान नियाजी की खारजा पॉलिसियों का ही
नतीजा है कि आज कश्मीरी जो है वो हमारी तरफ देखते हैं और परेशान हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है राना साहब, मैं क्विकली नदीम साहब का रिबटल ले लूं, क्योंकि दोनों जानिब से अपोजिशन की बात हुई, हुकूमत का अब बस अब कुछ नहीं है नदीम साहब के, बस जैसा है जो चल रहा है, भारत ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पर लॉकडाउन की कैफियत है। पाकिस्तान 2-4 आवाज़ें, 2-4 मुलाकातें, एक आध कॉन्सर्ट करवा कर, बस कश्मीर का हमारे पास इतना ही कुछ करने को है। देखिए, आप दुआ करें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना कमजोर किया, ये दोनों जिस जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे इकोनॉमिकल साइंटिस्ट इन्हीं की जमातों में है जिन्होंने पाकिस्तान के एसेट्स को बैरून मुल्क मुंतकिल किया। आज अगर पाकिस्तान इतना ताकतवर होता, वो कहा है ना किसी ने, कि तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। वो वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह ताला कि इनके किए हुए करतूतों के बावजूद पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। इंशाअल्लाह आ रहा है कि जब पाकिस्तान अपने दुश्मनों की आंखों में आके डाल के देखेगा, और आज देख रहा है, दुनिया ने देखा है, जब फलस्तीन के मासूम बच्चों पर 27 रमजानुल मुबारक की रात को गोलाबारी हो रही थी, तो पूरी दुनिया के 54 इस्लामी मुमालिक में कौन सा मुल्क आगे बढ़ा? सही, आप ही के मुल्क का क्रेडिट है। आपको चाहिए आप पॉजिटिव जैसे भी लोगों को दे, कश्मीरी भाइयों को। बिल्कुल सही हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अभी मजबूत होना है, तो उसके बाद ही मामला जो हैं वो हम कुछ कर सकते हैं। दूरस्त का मामला है जी, अब देखते हैं कि वो कब वक्त आता है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका, राना अरशद साहब और सहर कमरान साहिबा, आप तीनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सूरत हाल पर बात करेंगे कि कोविड की चौथी लहर क्या ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो चौथी लहर के इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये बढ़ने शुरू हो गए हैं केसेस। 3.6% जो मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह आ रही है, और सबसे बढ़कर ये कि 1000 से नीचे जो जाता हुआ फिगर है वो अब 1737 तक पिछले 24 घंटों में जो मुस्बत केसेस हैं वो आ रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं डव मेडिकल यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। प्रोफेसर, ये चौथी लहर, अब तीसरी लहर था, बिल्कुल नीचे जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि चौथी लहर है। तो इसमें एक तो इंडियन जो वेरिएंट है वो है कि वो तेज़ी के साथ आ रहा है और बड़ा ख़तरनाक है वो। अब क्या सूरत हाल बन रही है? वाकई चौथी लहर जो है वो आज 1700 केसेस हैं, तो खुदा न खास्ता ये 37 और 4700 केसेस तक ना पहुंच जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना वायरस की सूरत हाल यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने जा रही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हटा है और पाबंदियाँ हटी है आवाम की तरफ से SOPs पे अमल न करने की वजह से, और ये जो न्यू वेरिएंट्स है, स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट या जिसको औरों के आम में इंडियन वेरिएंट कहते हैं, इसने भी काफ़ी डेरे डाले हुए हैं। बल्कि पूरी दुनिया में इसका फिनोमिना है, पूरी दुनिया में इंडियन वेरिएंट ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उन ममालिक में जहाँ पे कोरोना काफ़ी कंट्रोल हो गया था, वहाँ पे भी इंडियन वेरिएंट ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तो हमारे जो नंबर्स है, स्पेशली गिलगित साइड से अगर देखा जाए तो वहाँ से 25% रिपोर्ट्स हो रहे हैं। इसी तरह बाकी जगहों पे नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पंजाब में ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कराची में स्पेशली नंबर जो है वो एक स्टेटिक नंबर था, लेकिन अब मुसलसल ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो तीसरी लहर के अख्तिताम से पहले ही अभी ये चौथी लहर के आगाज़ शुरू हो चुका है, और इसमें जो इंडियन वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट का फिनोमिना है ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और स्पेशली जब ईद आ रही है और बड़े पैमाने पे लोग खरीदारी करने जाएंगे मवेशी मंडी में, और वहाँ पे जमघटा लगेगा, बहुत रश होगा, और SOPs पे जिस तरह अमल नहीं हो रहा, काफ़ी जगहों पे मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और बार बार जो हम कहते हैं कि लोगों को हाथ धोना चाहिए, तो वो काफ़ी। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त तकरीबन वैक्सीनेशन का अमल भी जारी और सारी है। अभी आदाद-ओ-शुमार वजारत सेहत सिंध दे रही थी कि 22 लाख लोगों को तकरीबन जो यहाँ है वो वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन बहरहाल ये अभी बहुत कम तादाद है। तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद ये दोबारा से इतनी तेज़ी के साथ फैलना, ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। यकीनन वैक्सीनेशन बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये नंबर जो आपने बताए ये
आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हमारी आबादी 22 करोड़ के बराबर है और अब तक जो मुसद्दक़ा इत्तलात है तकरीबन 2.5 करोड़ तक लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं और उसमें काफ़ी लोग सिंगल डोज हैं। तो ज़्यादा तादाद में जब तक लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक इस वेरिएंट पे या इस वायरस पे काबू नहीं पाया जा सकता। अब तक दुनिया में 3.5 अरब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग वैक्सीनेशन में कितने इंटरेस्टेड हैं। और हमारे मुल्क में काफ़ी लोग पसोपेश कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने में मसले कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस फिनोमेना को। तो बाकी 3.5 अरब लोगों ने जो वैक्सीन लगाई है वो बिल्कुल सही है और उनको काफ़ी कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमारे मुल्क के आवाम को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए और इसमें अपने आप को पेश करना चाहिए क्योंकि इससे इन्हीं का फ़ायदा है। और जब तक सारे लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो अगर 10-15 लोग या 10-12 लाख लोग वैक्सीन लगा भी ले उसका कोई मजबूरी फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा जब तक मजबूरी तौर पर लोग वैक्सीनेट नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है जो सिचुएशन बन रही है, आज असद उमर साहब ने भी जो ट्वीट किया, वज़ीर आज़म ने जो बात की कि सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है, तो क्या ये चौथी लहर, जैसे हमने पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देखा कि लॉकडाउन की सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता इसी तरह से बढ़ता है तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर से हुकूमत को इस किस्म के कुछ सख्त फैसले लेने पड़ जाएंगे। नंबर्स के हवाले से जानना चाहूँगा, ये चौथी लहर भी उसी तरह से ज़्यादा नंबर्स की सूरत में आ सकती है सामने? आपके पिछले प्रोग्राम में हमने मुतनब्बे किया था और आगाह किया था कि चौथी लहर का फिनोमिना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्पेशली जो इंडियन वेरिएंट है इसमें बीमारी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो जाता है और मोर्टेलिटी या डेथ रेट भी बाकी कोरोना वायरस से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ेगा और जो कि नुकसानदेह चीज़ है और जिस नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि इस SOPs पे अमल करें, वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द बढ़ाए। स्पेशली जो लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेट हो, या जहाँ पे वो जानवर फरोख्त करें उनका वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपने बात की है कि जहाँ भी वो जा रहे हैं वैक्सीनेशन उनकी होनी ज़रूरी है। और मवेशी मंडियों में भी अगर बेहतर है कि वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाया जाए तब उनको अंदर जाने की इजाज़त हो तो और ज़्यादा अच्छा है कि लोग तेज़ी के साथ अपनी वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे कि हादसा इंग्लिश टीम के साथ पेश आया था और सानिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो गया कि कल पाकिस्तान की A टीम थी, इंग्लैंड की B टीम के मद्दे मुकाबले आई, लेकिन A टीम की C क्लास किस्म की कारकर्दगी नज़र आई है। वजूहात क्या हो सकती है, हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के एक लेजेंड स्टार क्रिकेटर आकिब जावेद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब सर आपके वक्त का। ये कल जो है वो बॉल शायद नज़र नहीं आ रही थी, जैसे इब्तदाई मैच शुरू हुआ है कि पाकिस्तान तो ये करते करते तो कोई इतना स्कोर कर गया है, वरना ये लग रहा था कि शायद हम फिर को बहुत कम स्कोर करते हुए नज़र आएंगे। क्या वजूहात आपको लगी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस या नई टीम का सामने आना और प्लानिंग उस तरह से ना होना? देखिए उसमें सबसे ज़रूरी तो एक चीज़, हम जब भी टीम हारती है तो हम ये सोचते हैं कि कोई प्लान नहीं था। प्लान इंग्लैंड के पास था। उन्होंने अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग की है और कोई भी ऐसा बैट्समैन जो है वो कंफर्टेबल नहीं था। और ये पाकिस्तान के साथ टाइम टू टाइम होता है, जहाँ पे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होगा, थोड़ा सा वो या लंबे बॉलर होंगे या बॉल सीम करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। जहाँ पे नॉर्मल हाइट के बॉलर हैं, नॉर्मल पिच है, वहाँ पे पाकिस्तान बेहतर खेलेगा। अगर लॉर्ड्स में भी नेक्स्ट मैच है तो उसमें अगर तो मौसम सही हुआ, धूप लगी हुई, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। ये टेक्निकल फ्लॉज है। जब तक कि इनके ऊपर आप फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पूरा सीजन आप उन पिचेस के ऊपर ना यूज टू हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सही। पास में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो टीम बेहतर परफॉर्मेंस देती थी इंग्लैंड में जी, तो उनमें से आपके 7-8 लोग जो थे वो काउंटीज खेलते थे, सारा सीजन वहाँ खेलते थे, बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, तो वो यूज टू थे या वो लीग क्रिकेट खेल रहे होते थे। अब क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे जो कि उस तरह से काउंटीज और लीग्स खेल रहे हैं, तो ये एक आगे जाके इनको सोचना पड़ेगा कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे पाकिस्तानी बैटिंग और स्पेशली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके जो सीजन हो तो पाकिस्तानी जो पोटेंशियल है नया, या ये जो प्लेयर्स हैं लाइक साउथ शकील, इस टाइप जिनको हम सोच रहे हैं कि आगे जाके कुछ बनेगा, इनको उनके सीजन में भेजना चाहिए
ना सुबह के पाकिस्तानी पिचेस को कराची में खेल खेल के जब आप फिर ऑस्ट्रेलिया अच्छा, जाएंगे लेकिन आकिब जावेद साहब ऐसी एक पिचों चीज़ पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आए। एक चीज़ ये है कि आप खुद पाकिस्तान के बड़े स्टार बॉलर रहे हैं, इन्हीं पिचेस पर आप भी खेल चुके हैं, लेकिन कल हम बॉलिंग की बात करें तो 9 विकेट से इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से वो चेस कर गया। तो पाकिस्तान के बॉलर्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए कल कि वो नज़र आ रहा हो कि यही पिचेस पाकिस्तान के बॉलर्स ने फ़ायदा उठाया। देखिए बात यह है कि जब आपकी टीम ने स्कोर ही इतना कम किया है तो अगली टीम के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है और आपके बॉलर्स जो है वो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको पता है कि इतना छोटा टोटल है, जल्दी जल्दी मार के खत्म करते हैं, जो उन्होंने 20 ओवरों में खत्म कर दिया। आजकल की जो वनडे क्रिकेट है वो अब 350 का लोग सोचते हैं कम से कम। तो पाकिस्तान का तो एक प्रॉब्लम ये है कि इनका जो स्ट्राइक रेट है ये भी तेज और ज्यादा करने की जरूरत है। बॉलर्स का भी इस मैच में तो कोई ऐसा कसूर नहीं बनता, सही, बट आई थिंक कि जो बैटिंग है अच्छा ये क्लैश होती रहती है टाइम। सही, अच्छा आकिब जावेद साहब, कप्तान बाबर आजम कह रहे थे कि घबराना नहीं है, कम बैक करेगी टीम जो है वो, तो कम बैक की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है ख़ासतौर पर लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर? देखिए लॉर्ड्स में मैं पहले कहा कि जो मौसम है उस पे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सुना है कि ओवरकास्ट और बारिश के चांसेस हैं, जैसे ही ओवरकास्ट हुआ, बारिश हो गई या क्लाउडी मौसम हुआ तो पाकिस्तान की बैटिंग फिर से स्ट्रगल कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो बॉलिंग के हवाले से ओवरऑल आकिब जावेद साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हम जो ये टीम है इंग्लैंड की उसको आउट करने की भी सलाहियत रखती है? अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग भी कर रहा है या वैसे आप इस बॉलिंग जो स्क्वाड है उसको आप समझते हैं कि इस काबिल है कि वो इंग्लैंड जैसी टीम, ये जो आई है बी टीम भी है, इसके खिलाफ बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखिए बॉलिंग का अगर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल है, क्योंकि शाहीन है, हसन अली है, हारिस है, फ़हीम अशरफ है और आपके पास शादाब है। बट बात यह है कि आपके बॉलर्स किस फॉर्म में हैं। शादाब की अभी बॉलिंग फॉर्म बहुत खराब है, इसकी हारिस की बहुत फॉर्म खराब हुई है, अभी PSL में भी बहुत अच्छी कोई बॉलिंग नहीं हुई। शाहीन एक ऐसा बॉलर है कि जो आपको ऊपर से विकेट लेके दे सकता है। फ़हीम अशरफ इज ओके, तो बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, बट जो उनकी फॉर्म है, जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, शादाब ने बॉलिंग के हवाले से काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। ज़्यादा फोकस वो जब PSL में भी देख रहे थे तो बैटिंग के ऊपर अपना रखते हैं। आई थिंक कि उस तरह की एक पक्का स्पिनर इंग्लैंड में अगर किसी टीम ने जीतना है या जीतना है तो लेग स्पिनर का फॉर्म में होना और एक अच्छा लेग स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान लैक कर रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा, ये मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करें कि आमिर का वापस कोई टीम में आना, कम बैक होना को आपको लग रहा है कि मुमकिन है? वकार यूनुस भी मौजूद हैं और ये तमाम तर चीज़ें भी पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि क्या पिछले 1 साल से आमिर की परफॉर्मेंस क्या है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो खेलते नहीं है, सिर्फ PSL खेलते हैं और इस PSL में अभी जो मैचेस हुए अबू धाबी में उनको 1 विकेट मिली है। तो एक तो परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस नहीं है और पिछला आपने पूरा सीजन जो डोमेस्टिक है वो नहीं खेला। सो देयर इज नो चांस, मेरा नहीं ख्याल कोई चांस है। वो जो खुद भी ख्वाहिश भी रखते हैं कि मैं बगैर कुछ खेले, बगैर कुछ किए मैं दोबारा से पाकिस्तानी टीम में आ जाऊँ, क्योंकि लोगों को वही याद है कि जो कोहली को आउट किया था वो चैंपियंस ट्रॉफी थी और काफी साल हो चुके हैं उसको। प्लेयर्स को रीसेंट फॉर्म के ऊपर खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा आकिब जावेद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2 पाकिस्तान के बड़े सीनियर प्लेयर हैं, उनके बारे में बात की जा रही कि शायद वर्ल्ड कप का वो भी हिस्सा होंगे, हफीज़ और शुएब मलिक। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो टीम है और हफीज़ और शुएब उसका हिस्सा हो सकते हैं अगले आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप में? देखिए ये तो बिल्कुल एक गलत पॉलिसी है। वर्ल्ड कप एक सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, अगर वो उसमें फिट इन होते हैं तो वो अभी क्यों नहीं खेल रहे, वो सारा साल क्यों नहीं खेल रहे? अब जब वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप सारा साल तो किसी और प्लेयर को खिलाते हैं,
और जब वर्ल्ड कप आता है तो आप उन प्लेयर्स को जिनको आपने पिछले 1-1 साल 2-2 साल से सिलेक्ट नहीं किया, तो उनको ला के तो फिर आप एक हारने के लिए और टूर्नामेंट में जाएंगे। तो ये आप समझते कि इस किस्म का जो है ना पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सेलेक्टर्स को, कि खिलाना जिसको है पूरी वो टीम तैयार की जाए। चलिए देखते हैं जी कि कल के लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान कम बैक किस तरह से कर पाता है। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्या होती है। और 9 जुलाई 2019 को बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास को कत्ल कर दिया गया इसी डिफेंस के इलाके में, और उसके बाद 2 साल गुजर गए हैं लेकिन मुकदमा अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। सूरत हाल क्या है? क्या पुलिस ने वो काम जो उसकी ज़िम्मेदारी थी वो नहीं किया, या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में इतने सुकम, इतनी खामियां हैं कि हर बार जो है वो मुल्ज़िम के लिए चीज़ें आसान और मुद्दईयों के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास ने आज एक वीडियो बयान भी नशर किया जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी हैरान हूँ और बड़े इस वक्त मायूसी है पाकिस्तान के इस इंसाफ के निज़ाम के ऊपर कि 2 साल में एक बयान नहीं गवाहों का रिकॉर्ड कर सकी है। तो मामला ये है कि अगर कोई सवाल उठाया जाए तो शायद वो डर भी लगता है कि कहीं तौहीन का इल्ज़ाम न लग जाए, लेकिन जब हकीकत देखी जाए तो शायद बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नज़र आ रहा होता है। हम बात करेंगे मुसलसल 2 साल से इस केस को फॉलो करते हुए हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, आप मुसलसल पहले दिन से जब ये केस चला है तब से फिर गिरफ्तारी का अमल, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, मुल्ज़िम एक और पकड़ा गया, वो भाग गया, गवाहों के बयानात नहीं हो पाए हैं, एक अदालत से दूसरी और दूसरी से अब तीसरी की जानिब चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें इस पूरे केस में आप 2 साल से देख रहे थे? में बता दिया कि अगर हम कुछ बात करेंगे, खुल के बात करेंगे तो तौहीन अदालत या फिर केस चूंकि हमारा अपना ही है तो वो केस भी मुतासर हो सकता है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ अदलिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों के खिलाफ बात ना हो लेकिन इंसाफ भी चाहिए। अगर हकीकत बात करें तो ना तो इसने सही मानों में भरपूर किरदार अदा किया जो ताउन करना चाहिए था इस केस में वो, और उसके बाद फिर जब अदलिया की बारी हुई तो वहां पर भी जो मुसलसल तातुल देखने में आ रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा 2 साल से। अब आप हैरान होंगे कि 2 साल अगर कोई भी जेल में रहे तो उसको तो बाहर आने की जल्दी होगी, लेकिन आतिफ जमान को बाहर आने की जल्दी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल मजे में सुकून से, और वो उनकी जानिब से भी मुसलसल ताखिरी हद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब केस मॉडल ट्रायल कोर्ट में कहा गया था कि ट्रांसफर हो चुका है, तो मॉडल ट्रायल कोर्ट तकरीबन 4 दिन में केस का फैसला कर देता है तमाम शवाहिद और सबूत पेश होने के बाद। लेकिन वो मॉडल ट्रायल कोर्ट तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, उसके बावजूद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। 4 जो आईनी शाहिदीन है जिसमें उसामा है, उमर रेहान, इसके अलावा इलियास और इम्तियाज जो कि हयात के गवाह हैं, वो भी अदालत में समन जारी होने के बाद वो मुसलसल पेश हो रहे हैं, लेकिन गवाहों को शेड्यूल नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जेल के अंदर चूंकि आम लोगों का दाखिला ममनून होता है, लेकिन मैं वहाँ हर गेट पर देखता हूँ कि आतिफ जमान की फैमिली आती है, अहले खाना आते हैं, वो आते हैं घंटों बैठ के मुलाकातें करते हैं और उनको आज़ादी हासिल है। हालांकि हमें ये बताया गया था कि आतिफ जमान की जो जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसके किया जा रहा है। उसके बाद फिर ना तो कभी ऐसा होता है कि उनके वकील पेश नहीं होते, और कभी ऐसा लगता है कि गुज़श्ता 2 समाज पहले भी हमें बताया गया कि आतिफ जमान के जो वकील थे पहले वाले वो तब्दील हो चुके हैं, नए वकील केस की पैरवी करेंगे, इसलिए उनको तैयारी के लिए मोहलत चाहिए। तो वो 2 तारीखें गुजर चुकी हैं, उस पर उनके अभी तक तैयारी। तो इस तरह मुसलसल देखने में आ रहा है कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से काफी मुरीद अब्बास के जो अहले खाना है उनमें काफी मायूसी भी है, काफी परेशानी का सामना भी है। और उसके बाद दो चीज़ें शायद इसमें, पहले जो केस है उसके बारे में कहा गया कि पुलिस बेहतर तौर पर जो है वो नहीं कर रही थी, फिर पुलिस से मामला आगे चला गया जेल पुलिस के अंदर, यानी कि जेल में अब वो है और ये जेल ट्रायल भी हो रहा है। तो जेल के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी मुल्ज़िम के जो हैं वो मज़े लगे हैं और जिनके उन्हें इंसाफ चाहिए उनके लिए मुश्किलात हैं। तो क्या ये जेल हुकाम इस तरह से मुल्ज़िमान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर ज़्यादा आसानियाँ हो रही हैं, तो ये जेल हुकाम को किसी भी तरह का कोई कानून पर अमलदारी का भी खौफ नहीं है? देखिए, हर फोरम पर जो बेवा हैं ज़ारा अब्बास, उनको यकीन दिलाया गया था कि उनको जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। आप भी इस सारे मामले को जानते हैं कि बहुत जल्दी कहा गया था कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो मॉडल ट्रायल कोर्ट का मतलब भी यही होता है
कि जल्द से जल्द केस का फैसला हो और इंसाफ जो भी है शरायत की रोशनी में वो पेश किया जाएगा। लेकिन अब मुलजिम को, क्योंकि मुलजिम वहाँ सकून में है, जेल हुकाम की जानिब से उसको मुसलसल जो है वो तमाम वो उसको सहूलतें फराहम की जा रही है, जिसमें मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि वहाँ पर घंटों बैठ के आज़ादी से मुलाकातें करते हैं। आम आदमी का जहाँ दाखिला ममनून है, वहाँ पर जो आदिल जमान के जो जमानती थे वो भी आते हैं। आदिल जमान मफरूर है, इश्तिहारी हो चुका है, उसके जो जमानती थे उससे भी किसी ने आज तक नहीं पूछा कि जो मुलजिम मर्कजी वो मफरूर हो चुका है तो उसके वो कहाँ है, नहीं पूछा। तो अब केस मुसलसल लटकाया जा रहा है और दावे के बावजूद, ऐलान के बावजूद अब तक केस मंतकी अंजाम तक नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, हमें आगाह कर रहे हैं के इंसाफ का निज़ाम आपके सामने है कि 2 साल से मुसलसल केस चल रहा है, लेकिन मंतकी अंजाम तो बहुत दूर की बात है। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होना भी मुश्किल हो रहा है और मॉडल ट्रायल कोर्ट है। हम गुजारिश करते हैं बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि वो हमारा ये हिस्सा थे, मुरीद अब्बास के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लें कि मामला जल्द से जल्द तेज़ी से आगे बढ़ें। वज़ीर आला सिंध इस बात का नोटिस लें कि जेल में जिस तरह से एक मुलजिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उस बात का भी एहसास इस वक्त जेल इंतज़ामिया को भी होना चाहिए। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।